सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट। आपका फर्स्ट पेपर होता है शैक्षिक मूल्यांकन, और ये जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और गाइस देखिए, आज ये फर्स्ट पेपर की पहली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, और इस सब्जेक्ट की जो क्लासेस टाइम है वो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन दोपहर के 12 बजे फर्स्ट पेपर की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को हम सबसे पहले तो नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाले हैं, ताकि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये एससीईआरटी का बुक है ना, और बहुत ही अच्छे से जो इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है उसका हमने नोट्स बनाया है, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली के साथ समझ सको और उसको याद करने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को क्लासेस टाइम टेबल का जो भी क्लासेस टाइम है उसका जो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप टेलीग्राम पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पहला लेसन है वो है मापन और मूल्यांकन। ठीक है, आपने साइंस में मापन अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, और मूल्यांकन, और 100% है कि आप मापन और मूल्यांकन शब्द पहली बार तो सुन नहीं रहे होंगे। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कि आपका डीएलएड है ना, डीएलएड है तो हम कहते हैं कॉपियों का मूल्यांकन होगा, यानी क्या होगा, चेक होगा। मापन, जैसे कि हम किसी वस्तु को मापते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसके बारे में यानी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हो ना तो आपको उसका आंसर जानने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा, और आप बहुत ही आसानी के साथ उसका आंसर जानेंगे और बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर अभी आपको थोड़ा क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही हम पूरा सिलेबस यानी जो आपका चैप्टर है इसको खत्म करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है विकासात्मक, सतत, नियमित या खंडित। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ, यह क्या है, मापन है या फिर मूल्यांकन है या दोनों या कोई नहीं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, हम लास्ट वीडियो के एंड में इसका आंसर बताएंगे। तीसरा जो प्रश्न है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। छठा प्रश्न है कि मापन एवं मूल्यांकन में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। सातवां प्रश्न है मूल्यांकन बिना मापन के संभव नहीं है, उदाहरण सहित सिद्ध करें, और मापन तथा मूल्यांकन के व्याख्या कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल इस चैप्टर से 8 प्रश्न, इसमें से कोई एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ लेगा, और आपका जो ये जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के देखने के बाद, ये जितने भी क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोट्स की तरफ, और क्योंकि नोट्स में जितने महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मापन एवं मूल्यांकन, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोगों को क्या क्या जानकारी होगी ये भी हम लोग बता दें। तो देखिए, पहला जो हमें जानकारी होगी, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, और मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये कुल 5 टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ही शॉर्टली में आप सभी को
क्योंकि जब तक आप मापन और मूल्यांकन में डिफरेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ भी जानेंगे इसका अर्थ या परिभाषा तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। जैसे कि अगर हम आप सभी को कहें कि यहाँ पर कि मापन में हम सिंपल अंक, जी हाँ फ्रेंड्स, हम अंक का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी व्यक्ति की किसी भी गुण के बारे में अगर हमें बताना है तो हम उसमें गणितीय, ठीक है, गणितीय अंकों का प्रयोग जरूर करते हैं। सिंपल, बस आपको अगर ये समझ में आ गया कि अगर आप मापन यानी हम किसी चीज को मापते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन यानी जैसे कि हमारा गोल या एक यहाँ पे शिक्षक है, ठीक है, और ये बहुत सारे छात्र हैं। तो जो शिक्षक होता है क्लासरूम में पढ़ाता है, तो वो जो पाठ्यक्रम पढ़ाता है वो क्या होता है, वो ऐसे पढ़ाता है कि उन बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। यानी जो टीचर का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनको समझ में आए, ठीक है। तो वो क्या करता है, शिक्षक की उनके स्तर को जांचने के लिए उनका मूल्यांकन करता है प्रश्न पूछकर, ठीक है। जो सारी विधि होती है उसके द्वारा वो जानने का प्रयास करता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अध्यापक ने हमको पढ़ाया समझाया क्या समझ में आया है या नहीं। तो हम यानी आप कहेंगे कि मापन और मूल्यांकन, जो मूल्यांकन होता है ना, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अगर हम यहाँ पर ये भी कहें कि मूल्यांकन का जो मापन है एक अंग मात्र है, ठीक है, केवल और केवल अंग मात्र है मापन, और मूल्यांकन जो है सबसे बड़ा है। यानी हमारा अगर हम सिंपल कहें तो हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा गोल होता है उस लक्ष्य को हम अगर प्राप्त करते हैं तो कितना हमने सीखा, क्या हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन हुआ, क्या सही ढंग से हमारा जो भी संप्रेषण या जो कुछ भी हम सीख रहे हैं सही ढंग से उसका स्तर सही है या फिर नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको जानने के लिए हमारा मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी सिंपल अगर हम कहें मापन किसी गुण या किसी व्यक्ति के गुण या वस्तु की जब हम जांच करते हैं उसमें गणितीय अंकों का प्रयोग होता है तो उसे हम मापन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सुनीता की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो यहाँ पर आप देखा कि हमने ये क्या मूल्यांकन नहीं है, ये क्या है, एक मापन है। यानी हम उसके हाइट का मापन किया। जैसे पानी है, पानी को मापना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पानी को नापा तो हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, यानी 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा तो समझ में ही आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा। तो यहाँ पर शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मापन। देखिए मैंने अभी आपको बताया और 100% आप सभी को ये अब कभी नहीं भूलेगा। यानी जब किसे मापन कहते हैं, शैक्षिक मापन क्या होता है, तो ऐसा शिक्षा जिसके अंतर्गत हम किसी छात्र किसी स्टूडेंट्स के नॉलेज को, उसकी एलिजिबिलिटी को, उसकी योग्यता को या उसकी विशेषताओं की मात्रा को हम गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं, उसे ही हम शैक्षिक मापन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को हम बताएं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मोहन है, तो मोहन क्या होता है कि यहाँ में जैसे परीक्षा हुआ उसमें 100 में से 50 नंबर पाया, यानी वो क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी है। तो अगर हम कहेंगे कि मोहन 50 नंबर पाया 100 में से, तो क्या हो गया, क्या हम उसका मापन किए या फिर मूल्यांकन किए। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर हुआ कि हम उसका मापन किए। यानी सिंपल गणितीय इकाइयों, यानी जब कुछ हम
कुछ भी हमारा निष्कर्ष निकलता है और उसमें गणितीय इकाई कोई अंक आता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मापन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आप सभी याद कर लीजिएगा कि शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मापन कहते हैं। देखिए, मुझे जितना प्रयास हो रहा है कि आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए, हम उतना प्रयास कर रहे हैं और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो शैक्षिक मापन है इसके दो बिंदु होते हैं, दो विशेषता होते हैं और आप सभी को इसके बारे में, क्योंकि टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन क्या होता है और मात्रात्मक मापन क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए। गुणात्मक और मात्रात्मक, देखिए गुणात्मक हम किसे कहते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं अमूर्त, यानी जब दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स बॉयज है एंड यहाँ पे गर्ल्स है, तो अगर हम इसकी मात्रा यानी मापन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो हम बहुत ही आसानी के साथ बता देते हैं ना कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो जब हम यहाँ पे जो हमने जिस तरीके से बताया किस में आएगा, तो गुणात्मक में। बट जब हम किसी मात्रात्मक यानी जब हम मापते हैं, सिंपल जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को जब हम मापते हैं तो वो मात्रात्मक मापन होता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन मापना है तो हम बहुत ही आसानी के साथ उसका वजन का जो माप है वो बतला सकते हैं कि कितने केजी का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल कहें, जैसे लिंग के आधार पर पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, गुणात्मक मापन है और इसका सरल उदाहरण है। और यहाँ पर मात्रात्मक का जो सिंपल हो जाएगा कि किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को क्या बतलाया जाता है, जैसे कि किसी की हाइट, किसी की वजन। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोहन की लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो यह क्या है, एक मात्रात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। तो अभी तक हमने क्या जाना, शैक्षिक मापन क्या होता है, तो सिंपल हमने बहुत ही आसानी के साथ इसके बारे में जाना और आई होप कि आपको डिफिनीशन भी याद हो गया होगा। देखिए, शैक्षिक मापन का जो सिंपल होता है परिभाषा, वो यही हो जाता है कि जब हम यानी शिक्षा के अंतर्गत किसी भी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी या उसकी विशेषताओं की मात्रा को गणितीय, ठीक है, गणितीय अंकों द्वारा निर्धारित करते हैं तो उसे ही हम शैक्षिक मापन कहते हैं। और यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि शैक्षिक मापन के दो महत्वपूर्ण विशेषता या इसके गुण है, जिसमें पहला आता है गुणात्मक, जिसमें गणित के अंक, ठीक है, और मात्रात्मक जिसमें भार, मापन, वजन ये सभी आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि अभी हम लोग अवधारणा डिस्कस कर रहे हैं तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही रहेगा, तो ये आप सभी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लाइन तो हमेशा याद रखना है कि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन क्या है, व्यापक है। ठीक है, यानी जो मापन है मूल्यांकन के तुलना अगर हम करें तो इसमें जो मूल्यांकन है इसका क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है, अतः वास्तव में मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। देखिए ये क्या कह रहा है, हम उसमें क्या जानते हैं, केवल और केवल हम अंकों के आधार पर कह देते हैं कि उसने इतना या उसमें उसकी उतनी हाइट है, इसका उतना वजन है, यानी हम इस तरीके से बता देते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है ना, हम उसके स्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करते हैं वांछनीय तरीके से। ठीक है, एक होता है अवांछनीय और दूसरा होता है वांछनीय, यानी एक सही ढंग से उसके एक व्यक्ति के गुण। ठीक है, जैसे हम कोई सामान लेते हैं ना, जैसे बुक हो गया है ना, बुक हो गया तो सबसे पहले आप जैसे यूपी टेट का बुक हो गया या डीएलएड का बुक हो गया, तो आप जब उसको खरीदते हो ना, तो खरीदने से पहले आप क्या करते हो, उसके गुण या उस बुक के बारे में जानने का प्रयास करते हो कि क्या इसमें सही है या नहीं, क्या हमारे एग्जाम में इस बुक से आएगा या फिर नहीं। यानी आप सब कुछ जानने के बाद यानी उस क्या कर रहे हो, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो। तो सिंपल यहाँ पर यही कह रहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति की
भी मूल्यांकन किया जाता है ना। अगर कोई छात्र अपने नॉलेज को जानने के लिए कि हमारा नॉलेज क्या उस स्तर तक है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे, आप अपना स्वयं से मूल्यांकन करेंगे कि जो हमारा स्तर है या हमने जो कुछ भी पढ़ा क्या उस स्तर तक है, या हम जो कुछ भी पढ़े हैं हमारे लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, या फिर हमें और ज़्यादा नॉलेज गेन करना होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को मूल्यांकन यानी अपने आप के स्तर की जांच कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफिनीशन हो जाएगा कि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अतः ये लाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अतः वास्तव में मापन जो है मूल्यांकन का क्या है, एक अंग मात्र है। यानी जैसे हमारा शरीर होता है ना, जिसमें हमारा हाथ अलग होता है, पैर अलग होता है, आंख अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन है यह एक व्यापक है और इसका जो मापन है ना यह एक अंग मात्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ देखिए मापन का क्या होता है। यहाँ पर मापन का डिफिनीशन है या एग्जाम्पल है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना। जी हाँ फ्रेंड, जब भी अंक आए ना तो आप समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु के उपलब्धि को हम किसी अंक के द्वारा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, शैक्षिक मापन होता है। और यहाँ पर देखिए जबकि मूल्यांकन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जबकि मूल्यांकन क्या होता है कि छात्रों के, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना है। क्या है, मूल्यांकन का उदाहरण है। अब देखिए इस उदाहरण में और इस उदाहरण के थ्रू आप सभी को बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंट है। देखिए हमारा जो मापन होता है उसमें हम क्या कहते हैं ना कि जो भी शैक्षिक उपलब्धि होता है उसको हम क्या करते हैं, अंकों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि जो हमने अंक पाया क्या हमारे लिए उतना, हम उसको जो भी अंक है उसको हम पाकर संतोष है या नहीं, जो हमारा स्तर है उसके हिसाब से हमने अंक पाया है या फिर नहीं, हम वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है ना, हमारा जो भी प्राप्तांक होता है, ठीक है, उस उपलब्धि के स्तर के संबंध में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है या फिर अभी भी इसमें कुछ न कुछ कमी है, तो उस कमी को कैसे सुधारा जाए। तो ये क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है। अभी तक हमने जाना था मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे और आप सभी को कॉन्सेप्ट में बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए शैक्षिक मापन का अर्थ, और फ्रेंड्स ये जो डिफिनीशन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, प्रक्रिया है। यानी क्या होते हैं, पहले से ही नियम बने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी पूर्णांक होता है, ठीक है, एक पहले से ही पूर्णांक निश्चित होता है, उसमें से आपको कितना पाना है, आप पूर्णांक से अधिक नंबर नहीं पा सकते हो। तो इस तरीके से ये जो एस स्टीवेंस है ना, इन्होंने जो आपका शैक्षिक मापन है इसके बारे में अपना मत दिया है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैरिसन क्या बोलते हैं कि मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। इसलिए भी देखिए अंक आया, यानी सिंपल आप याद कर सकते हो कि मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा कोई शिक्षक और स्टूडेंट वो जैसे कि कोई क्वेश्चन है, हम शिक्षक बोलता है कि ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है, तो अगर उस स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है तो वो उसको 5 नंबर दे देता है,
ठीक है। तो यानी उसका मूल्यांकन कैसे हुआ, अंकों के द्वारा। तो इसीलिए मैरिसन ने जो स्टेटमेंट अपना दिया है कि मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है जो कि तीनों स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा है। देखिए क्योंकि बहुविकल्पीय या क्योंकि अगर ज़्यादातर हम देखें ना तो बहुविकल्पीय में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। मापन को किसी मान्य नियमों के अनुसार, अभी हमने बोला कि किसी निश्चित नियम है ना, पहले से ही नियम को बना लिया जाता है, अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक, समुच्चय मतलब क्या, अंक ही आते हैं, समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया है, तो रिचर्ड एच लिंडेमैन ने दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शैक्षिक मापन का आखिरकार महत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक मापन का महत्व ये भी आप सभी को हम बता दें तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग पढ़ देते हैं, उसके बाद में आप सभी को समझाऊंगी, बहुत ही इजी। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी अर्जित होती है, जिससे उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास, प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। देखिए अभी जैसे कि क्लासरूम होता है ना, क्लासरूम होता है, उसमें बहुत सारे छात्र होते हैं, उसमें जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, टेस्ट लेता है। तो जब टेस्ट लेता है तो उस टाइम बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये होता है कि हमें 100 में से अगर 80 नंबर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, अगर कम नंबर आते हैं तो उनका मनोबल टूट जाते हैं, वह कैसे भी आए। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अगर उनको ज़्यादा नंबर या बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और ज्ञान करने के लिए या और ज़्यादा अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। उनका जो आत्मविश्वास होता है, जो कंपटीशन होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से शैक्षिक मापन के महत्व होते हैं, वो चाहे टीचर के लिए या अभिभावक के लिए या फिर उनके माता पिता के लिए, यानी जो टीचर है, टीचर का भी मनोबल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उन बच्चों को समझ में आ जा रहा है और वो बहुत यानी कुछ भी टेस्ट ले रहा है और बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो क्या करेगा जो टीचर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया। जो उनके माता पिता होंगे वो भी कहेंगे कि हमारे बच्चा इतने में से इतना नंबर ला रहा है, और जो स्टूडेंट होगा वो भी कहेगा कि हम इतना नंबर लाए हैं, तो उसका जो आत्मविश्वास होगा, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया शैक्षिक मापन का महत्व। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मूल्यांकन स्टार्ट हो जा रहा है। अभी हम लोगों ने जाना था शैक्षिक मापन, जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के गुणों, उसकी विशेषताओं को अंकों द्वारा जब हम प्रदान करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मापन कहते हैं। अब देखिए मूल्यांकन क्या होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो लाइन है ना, सतत प्रक्रिया, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन देखा था तो उसमें ये क्वेश्चन था कि मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली कैसे प्रक्रिया है, तो क्या है, सतत प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित, यानी इसमें क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, जो गोल होता है, पहले से ही क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, और उस सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। जिस तरीके से हमने देखा था ना कि किसी छात्र को जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुआ, हम उसके संबंध में ये जांच करते हैं कि क्या हमारे लिए संतोष, यानी अच्छा, हम अच्छे स्तर पर हैं या अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो सेम यहाँ भी यही कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पूर्व जो हमारे उद्देश्य होते हैं ये पहले से ही निर्धारित होते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए हम उस सीमा को ज्ञात करके और उसके संबंध में क्या गलत क्या सही, उसके बाद हम निर्णय लेने का प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया मूल्यांकन की संकल्पना। उसके बाद देखिए इसमें भी क्योंकि स्टेटमेंट आ गए हैं
ठीक है। तो क्विलिन व हना के अनुसार, क्विलिन व हना ने इसमें क्या स्टेटमेंट दिया, तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में परमाणु के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन। देखिए, आपका जो शैक्षिक मापन था ना, वो केवल और केवल मार्क्स यानी गणितीय अंक प्रदान करता है, हम उसको अंकों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो आपका होता है ना, ये मतलब किसी भी व्यक्ति के उसके व्यवहार को चेंज कर देता है, उसके बोलने के तरीके को, ठीक है, उसका मूल्यांकन सही ढंग से किया जाता है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं रह गया। अगर इसमें गलत रह गया है तब भी हम निर्णय लेंगे कि हाँ, आप में कुछ न कुछ कमी है, तो मूल्यांकन उसी को तो सिंपल कहते हैं। तो यहाँ पर क्विलिन व हना यही कह रहे हैं कि छात्रों के व्यवहार में जो स्कूल द्वारा जो भी परिवर्तन या उसके विषय में परमाणु के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है, क्या है, मूल्यांकन है। एमएन डंडीकर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रहा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अंक का डिस्कस नहीं किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने प्रमुख अंग हैं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा होता है अध्ययन क्रियाएं और तीसरा होता है व्यवहार, जो कि अभी हम लोग ने जाना। क्योंकि जो आपका मूल्यांकन होता है यह एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है जिसको हम क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यानी शिक्षण उद्देश्य होता है, अध्ययन क्रियाएं होती है, यानी जो भी सीखने की जो भी प्रोसेस होता है हम उस तरीके से अपने स्तर को जांचते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हो जाते हैं, तो मूल्यांकन के उद्देश्य ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, अध्ययन की प्रेरणा, आसानी के साथ लिख सकते हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, निर्देशन, निदान, यानी जो भी कमियां होती है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षण के क्षेत्र में हो जाता है, प्रशासन के क्षेत्र में हो जाता है, निर्देशन के क्षेत्र व परामर्श के क्षेत्र में हो जाता है, भविष्य कथन के क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, शिक्षण के क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, तो वेरी सिंपल है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक, विद्यार्थी। इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप याद कर सकते हो मूल्यांकन, शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शिक्षण के क्षेत्र हो जाएगा, प्रशासन के क्षेत्र हो जाएगा, निर्देशन के क्षेत्र हो जाएगा और भविष्य कथन। तो ये इतना आप 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने जाना कि मूल्यांकन क्या होता है, शैक्षिक मापन क्या होता है, इन दोनों की कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनके क्षेत्र क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स, जो हमने क्वेश्चन शुरुआत में डिस्कस किया था ना, उसका आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ आप सभी कर सकेंगे, है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो जो कि हमने आप सभी को बताया भी था, क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुए, यानी हम क्या किए, उसकी गुण की, उसकी विशेषता को हम क्या अंकों में प्रदान किए, यानी यह क्या है, एक मापन है, शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन के द्वारा हमने मयंक के गुण को बताया। उसके बाद देखिए, तीसरा जो प्रश्न है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं, तो शैक्षिक मापन की जो परिभाषा हो जाती है कि जब किसी व्यक्ति किसी वस्तु के गुण और विशेषताओं को गणितीय अंकों द्वारा प्रदान करते हैं, उसे ही हम शैक्षिक मापन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, तो मूल्यांकन की परिभाषा ये हो जाती है कि यानी अब सिंपल कहेंगे, सबसे पहले तो ये लाइन कि जो मूल्यांकन होता है शैक्षिक मापन से बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है। और यहाँ पे ये भी आप लिखेंगे कि जो मूल्यांकन है यानी जो मापन है मूल्यांकन का एक अंग मात्र है, क्योंकि मूल्यांकन में क्या होता है ना कि जब एक छात्र की उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि यानी जो भी उसका प्राप्तांक होता है उसके बारे में हमने ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा उद्देश्य था
उस लक्ष्य को हम सही ढंग से प्राप्त कर सके हैं या फिर नहीं, क्या उसमें गलत है, क्या अनुचित है, क्या सही है, हम ये जानकर उसके बाद हम निर्णय लेते हैं और उसमें सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये मूल्यांकन की परिभाषा हो गई। मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमने जाना कि सबसे पहले तो हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, पहले से ही निर्धारित होता है। दूसरा कि निर्देशित किया जाता है, और तीसरा कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जाता है कि आप में क्या कमी है। पांचवा उसका निदान किया जाता है अगर उसमें जो भी कमी है। ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए मापन क्या होता है, मूल्यांकन, जैसे कि हमने इसके लाभ जाने थे, इसके महत्व जाने थे। जैसे समस्या क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं आप सभी को। यहाँ पे मापन हो गया और यहाँ पे मूल्यांकन। यहाँ पर मापन की कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, यहाँ पर मूल्यांकन की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, अगर एक टीचर है और उनको पढ़ा रहा है तो वो कैसे जांचेगा कि कौन सा बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहा है और कौन स्टूडेंट अच्छे ढंग से नहीं समझ रहे। तो क्या करेगा वो, टेस्ट। तो ऐसी समस्या को समाधान कैसे करते हैं, टेस्ट के द्वारा, और जो टीचर है वो बहुत ही आसानी से समझ सकेगा। मूल्यांकन क्या होता है कि हम किसी भी स्टूडेंट्स के प्राप्तांक को अगर हम देखते हैं तो ये जो प्राप्तांक होता है उसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो कुछ भी प्राप्तांक पाया क्या उसके लिए सही, या उसमें जो भी कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके की समस्या का समाधान हम मापन और मूल्यांकन दोनों शैक्षिक क्रियाओं से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे मूल्यांकन बिना मापन के संभव नहीं है, उदाहरण सहित। क्योंकि अभी हमने जाना, देखिए क्योंकि यहाँ पे मापन क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि मूल्यांकन क्या है, मापन एक अंग मात्र है। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं कि मापन में हम केवल और केवल व्यक्ति के, वस्तु के गुणों का निर्धारण कर देते हैं कि ये इसका इतना है अंकों के द्वारा। लेकिन हम मूल्यांकन में प्राप्तांक को तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उसका स्तर सही है या फिर गलत। ठीक है, उदाहरण सहित आप स्टूडेंट्स, टीचर, जो कि मैंने कई बार आप सभी को बताया, आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मापन और मूल्यांकन का क्षेत्र क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस किया, मापन और मूल्यांकन। देखिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कुल क्षेत्र है, यहाँ पर मूल्यांकन के क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मापन और मूल्यांकन द्वारा शिक्षण के विभिन्न पक्षों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की सीमा जानी जा सकती है। ठीक है, पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है, इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अध्ययन क्रियाएं आयोजित की गई है या नहीं, शिक्षण विधि कौन सी उपयुक्त होगी, आदि जानकारी मापन एवं मूल्यांकन के शिक्षण के क्षेत्र है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पहला आप सभी का चैप्टर था मापन और मूल्यांकन, और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके एग्जाम में इस प्रश्न या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। फिलहाल हमारा प्रयास रहा कि आप बहुत ही आसानी के साथ इस चैप्टर को समझ सको। ठीक है, तो मिलते हैं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।